नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली सीमा पर कृषि कानून के खिलाफ डटे किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज भारत बंद के जरिए विरोध और कल सरकार के साथ किसानों के छठे दौर की बातचीत है। इस बीच किसान भी आखिरी दौर की रणनीति बना रहे हैं। भारत बंद का आज दिल्ली में व्यापक असर दिख रहा है। राजधानी दिल्ली के कई बॉर्डर आज भी बंद है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक टिकरी जरौड़ा धनसा बॉर्डर को बंद कर दिया गया। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में अर्धसैनिक बलों की 45 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार दिल्ली में सभी किसी तरह के धरने और प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बंद का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन में आज दिल्ली की आजादपुर मंडी समेत सभी मंडियां बंद है। राजधानी के दिल्ली के कई बड़े बाजारों ने दुकानें बंद न करने का फैसला किया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी उन पर दुकानें बंद करने का दबाव न डाल सके। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में ही नजरबंद किया है। सीएम केजरीवाल को नजरबंद करने के आपके आरोप को दिल्ली पुलिस ने झूठा बताया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह झूठ है और बेबुनियाद आरोप है। हमारी फोर्स यहां तैनात है। भारत बंद का असर अलग अलग राज्यों में दिख रहा है। बंगाल में ट्रेड यूनियन ने किसान आंदोलन के समर्थन में मार्च निकाला है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों ने आज भारत बंद के समर्थन में कोलकाता के जाबतपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन किया और एक ट्रेन को रोक दिया। भारत बंद के मद्देनजर बिहार सरकार ने सभी एसपी को आदेश दिया है कि अगर प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश करे तो उन पर सख्त एक्शन लें। किसान आंदोलन के बीच गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए धारा 144 लागू की है। 2 जनवरी 2021 तक ये लागू रहेगी। इस दौरान नोएडा में बिना इजाजत के जुलूस नहीं निकाला जा सकता और ना ही कोई चक्का जाम किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों के भारत बंद को देखते हुए लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई, लेकिन इस दौरान कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। भारत बंद को लेकर साप ने प्रयागराज में प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन की पटरी पर ही लेट गए। केरल सरकार केंद्र के कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। केरल सरकार का कहना है कि कृषि केवल केंद्र के अधीन नहीं बल्कि राज्य को भी तय करना है। इस पर केंद्र एक तरफा फैसला नहीं ले सकती। किसानों का समर्थन करने के लिए इस बार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी, यानी कल सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने पीएम मोदी से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। प्रकाश सिंह बादल ने इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले अखंड पाठ के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल 12 से 14 दिसंबर तक श्री अकाल तख्त में आयोजित होने वाले अखंड पाठ का कार्यक्रम करने वाला था। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आतंकी पंजाब के खालिस्तान से जुड़े हुए हैं और 3 आतंकी कश्मीर से हैं। इन आतंकियों के पास से $1 लाख ड्रग्स और हथियारों के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए। दिल्ली पुलिस इन आतंकियों का किसान संगठनों से भी लिंक खंगालने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़े गए 3 कश्मीरी आतंकियों के परिवार ने इन्हें निर्दोष बताते हुए कहा कि इनका किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस को हस्तक्षेप कर उन्हें रिहा करना चाहिए। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन सत्र को ऑनलाइन संबोधित किया। इस वैश्विक कार्यक्रम में 50 से अधिक देश ने हिस्सा लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाव डूब रही है और इसलिए वो किसानों को गुमराह करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सीएम योगी को बधाई दी, तो वहीं दोनों के बीच लव जिहाद कानून को लेकर के भी बातचीत हुई।
भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 97 लाख से ज्यादा हो गई है। राहत की बात यह है कि 91.39 लाख से अधिक कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर के ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 94% से अधिक है। वहीं डेथ रेट 1.45% है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,567 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 385 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। राजधानी में सोमवार को लगातार दूसरे दिन रिकवरी रेट 94% से ज्यादा का दर्ज किया गया। वहीं 24 घंटे में करीब 1,674 मरीज सामने आए, जबकि 63 मरीजों की मौत हो गई। फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने भी अपने कोविड-19 रोधी टीके के लिए आपात आयोग की मंजूरी मांगी है। बिहार में वैक्सीन के वितरण को लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बिहार सरकार कोविड-19 वैक्सीन के वितरण से पहले उसके रखरखाव के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण कर रही है। केरल में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान चल रहा है। केरल के 5 जिलों में कुल 395 स्थानीय निकाय के 6,910 वार्ड में मतदान हो रहा है। एनआईए ने नार्को टेरर फंडिंग के एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें खुलासा हुआ कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के पैसे को टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस चार्जशीट में खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स, पाकिस्तान के ड्रग्स माफियाओं, दुबई के एक हवाला कारोबारी और आईएसआई के खतरनाक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। मुंबई के ताजमहल होटल का साल 2009 से लेकर जनवरी 2020 तक फुटपाथ और सड़क का करोड़ों रुपए बाकी है, जिसमें बीएमसी माफ करने की तैयारी में है। हरियाणा के सोनीपत में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। श्री मुक्तसर साहिब में घरेलू विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी की राइफल से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। संगरूर में 160 करोड़ की लागत से भारत का पहला पराली बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है। बायोगैस प्लांट से सीएनजी को तैयार किया जाएगा। हिसार में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत बंद के खिलाफ यदि कोई भी व्यक्ति जबरन किसी की दुकान बंद कराता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने गांव में 80.65 लाख रुपए की लागत से बने नहर पर बने बूस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ दिव्य और भव्य होगा। कुंभ से जुड़े निर्माण कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे। जोधपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति ने इसकी सूचना पुलिस को दी। किसान नेताओं ने कहा कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए वॉलंटियरों की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पंजाब में घरों में बैठी महिलाएं और बच्चे बंद की कमान संभालेंगे। चामराजनगर में प्रसिद्ध गायक एसपी बालासुब्रमण्यम और म्यूजिक डायरेक्टर राज नागेंद्र को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए 500 पौधे लगाए गए। मारवाही में आबकारी पुलिस ने 146 नग अवैध शराब जब्त की है और एक महिला सहित 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर में जिला किसान कांग्रेस ने किसानों पर लाठीचार्ज और कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की है। देवरिया में दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते दलित परिवार के साथ मारपीट की और 18 वर्षीय लड़कियों की चाकू से हत्या कर दी। झज्जर में पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन का समर्थन किया और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। मोंगा में एक कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद हंसराज हंस का किसान संगठनों ने विरोध किया। किसानों का कहना है कि अगर हंसराज हंस वास्तव में किसानों के साथ हैं तो उन्हें बीजेपी से नाता तोड़ देना चाहिए। झरिया में 35 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फगवाड़ा में पंजाबी गायक ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शहर में एक कैंडल मार्च निकाला और किसान आंदोलन का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बालोद के गांव में 75वें वार्षिक राज्य अधिवेशन में शामिल हुए। सीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी कारण से धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने 16 करोड़ रुपए की लागत से बने अस्पताल का शिलान्यास किया। यहां विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया और उसके पास से अवैध असला मोटरसाइकिल बरामद की गई। कासगंज में एएसपी आदित्य वर्मा ने छापा मारा और करीब 1.5 दर्जन सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। जंडियाला गुरु पुलिस ने 2 गैंगस्टरों को सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ा। 2 पिस्टल 3,80,000 रुपए जब्त किए गए।
देवरिया में मेड़ में विवाद में एक किशोरी की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। किशोरी को बचाने गए उसके पिता भी चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। साहिबगंज में एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर 3 आरोपियों को पकड़ा गया और आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। जौनपुर में असले के साथ डीजे पर डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर एक युवक को असले के साथ गिरफ्तार कर लिया। जहाजपुर में माफियाओं ने बजरी से भरे ट्रक से ट्रैक्टर मारकर एक बाइक सवार की जान ले ली। जोधपुर में सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस और जेल प्रशासन को सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान कैदी के पास से अफीम मिली। भीलवाड़ा में समाज सेविका और व्यवसायी की मदद से एक 75 वर्षीय असहाय बुजुर्ग महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जोधपुर में कोरोना की रोकथाम और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर द्वारा नाकाबंदी का आदेश जारी किया गया। अतड़ी के सरकारी दफ्तर में तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार के बीच विवाद हाथापाई तक पहुंच गई। ईओ ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। यादगीर में बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आईपीएस अर्पित विजय को मुजफ्फरनगर का एसपी सिटी बनाया गया। अर्पित विजय सहारनपुर में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़त जारी है। पहली बार सेंसेक्स 45,728 और निफ्टी 13,435 के पार पहुंची। लगातार कई दिनों तक डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज राहत दी है। आज डीजल और पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को उनके प्लान की डिटेल पहले देनी होगी। प्लान के मौजूदा ग्राहकों की संख्या भी बतानी होगी। मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर 8.9% कर दिया है। ये पहले -9.6% था। डीसीबी बैंक ने 1 साल वाले बेंचमार्क एमसीएलआर की दर 0.18% घटाई। नई दर आज से प्रभावी हो चुकी है। जेट एयरवेज ने अगले साल की गर्मियों में फिर उड़ान भर सकती है। नकदी संकट की वजह से जेट एयरवेज का परिचालन पिछले साल 17 अप्रैल को बंद हो गया था। इंडिगो अगले साल 31 जनवरी तक अपनी रद्द उड़ानों के सभी यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाएगी। बता दें कि लॉकडाउन के चलते फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप का नया वर्जन ऑटोमोबाइल पे लॉन्च किया है। अब अलग अलग पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं होगी। बर्गर किंग के आईपीओ के बाद मिसेस बैक्टर्स का आईपीओ आने वाला है। 540 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। नीति आयोग का दावा है कि आगामी वर्षों में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था होगी। ब्रिटेन में आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के साथ अपना टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6.74 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि मृतकों की संख्या 15.43 लाख से ज्यादा हो गई। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने उन्हें कोरोना वैक्सीन के विस्तार डालने में $20 मिलियन की पेशकश की है। भारतवंशी अनिल सोनी को नवगठित डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। सोनी अगले साल 1 जनवरी को अपना पदभार संभालेंगे। एक महिला सैन्य अधिकारी सहित भारत के 800 शांति सैनिकों का संयुक्त राष्ट्र संघ के दक्षिण सूडान शांति मिशन के योगदान के लिए मेडल देकर सम्मान बढ़ाया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन में धार्मिक स्वतंत्रता के अतिक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है। इन मुल्कों को अमेरिकी विदेश विभाग ने विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है। हांगकांग को लेकर एक बार फिर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। अमेरिका ने हांगकांग की स्वतंत्रता को कम करने के लिए 14 चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका में जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले चीन ने कहा कि बीजिंग और अमेरिका को सभी स्तरों पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सभी विपक्षी नेता एक साथ असेंबली से इस्तीफा दे सकते हैं। यूएई ने दुबई एयरपोर्ट में 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को नजरबंद कर दिया है। इन लोगों को एयरपोर्ट छोड़कर दुबई में जाने की इजाजत नहीं दी गई। कंगना रनौत ने भारत बंद का विरोध किया। कंगना ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर कर लिखा, तूफानों की कमी नहीं इस नाव को, मगर लाव कुल्हाड़ी कुछ छेद भी कर सकते हैं। केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए उन्होंने सुशांत से जुड़ी कई यादें भी शेयर की। अभिनेता वरुण धवन कोरोना की चपेट में आ गए। वरुण धवन ने सोशल मीडिया के माध्यम से संक्रमित होने की जानकारी दी।
एक्टर राहुल रॉय की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। बता दें कि कारगिल की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म में डबल रोल किरदार निभा सकते हैं। बता दें कि अक्षय कुमार की ये एक साइंस फिक्शन फिल्म होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीत चुका भारत आज तीसरे और आखिरी T20 मैच जीतकर क्लीन स्वीप करने के इरादे में है। भारत के खिलाफ दूसरे मुकाबले में एरॉन फिंच ने नहीं खेलने के बाद से स्टीव स्मिथ को दोबारा से ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान बनाए जाने की मांग हो रही है। केप टाउन के होटल में कोविड-19 मामले पाए जाने के बाद इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज रद्द कर दी गई है। दोनों टीमों में कुछ सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।